हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने सेल वॉल के बारे में बात की थी। ठीक है, आज हम सेल वॉल के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। द सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। यानी कि प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बिना बर्स्ट हुए एक्सटर्नल मीडिया का सामना कर सकती है। यहाँ ठीक है, तो हाइपोटोनिक का मतलब है यहाँ पे कि जब सेल के अंदर बाहर से सब्सटेंस मूव करता है तो वो सेल वॉल सेल को फटने से रोकती है। ठीक है, इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। ये तो हमको पता ही है कि ऑस्मोसिस के जरिए वाटर टेकअप करता है। द सेल स्वेलअप, जब वाटर सेल के अंदर आएगा तो सेल स्वेलअप होगी और बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। और सेल वॉल के जो सेल की जो वॉल होती है वो स्वेलन सेल पर इक्वली प्रेशर डालती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ सेल वॉल सेल्स withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells। इसका कारण ये है कि जो सेल प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सराउंडिंग मीडियम में जब चेंजेस आते हैं उनको आसानी से सहन करके ले जाती है, सामना कर सकती है उसका। ठीक है, एनिमल सेल जो होती है वो नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। इस वजह से जब उसके आसपास चेंजेस होते हैं तो वो आसानी से सामना कर सकती है उसके चेंजेस का। ठीक है, अब एक फेनोमिनन होता है जिसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है? तो व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। द फेनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि कोई भी प्लांट सेल है, लिविंग प्लांट सेल है, जब ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर लॉस होता है तो वाटर का जब लॉस होगा यानी कि वाटर बाहर जाएगा सेल से, तो क्या होगा? सेल श्रिंकेज करेगी, सिकुड़ेगी। ठीक है, श्रिंकेज होगा। तो श्रिंकेज क्यों हुई? क्योंकि सेल वॉल से उसका कंटेंट दूर जा रहा है ऑस्मोसिस के ज़रिए। इस फेनोमिनन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ओके, अब इसमें नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल एज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। तो सेल जो होता है वो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का ब्रेन होता है। ये सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। अगर न्यूक्लियस की कंपोजिशन की बात करें यानी कि स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो डबल लेयर कवरिंग होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डबल लेयर कवरिंग है न्यूक्लियस की। ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। The nuclear membrane has pores which allow the transfer of materials from inside the nucleus to cytoplasm। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इन पोर्स के ज़रिए क्या होता है? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide। तो यानी कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। ये हमको रॉड शेप स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं और ये हमको तभी दिखाई देंगे क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड होगी। ठीक है, अब आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बता दिया। आउटर कवरिंग होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, ये क्रोमेटिन है, ये बताएंगे क्रोमेटिन होता क्या है आगे। न्यूक्लियर पोर बता दिया, इनके ज़रिए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक मटेरियल्स ट्रांसफ़र होता है। और न्यूक्लियोलस भी आगे बताएंगे। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस का डायग्राम। क्रोमोसोम वर्ड आया था। अब क्रोमोसोम के फंक्शंस देखें तो क्रोमोसोम होता क्या है, क्या फंक्शन करता है?
तो क्रोमोसोम्स कंटेन information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA molecule। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, क्रोमोसोम क्या काम करता है? क्रोमोसोम डीएनए की फॉर्म में पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल में सेल्स के कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजिंग सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो डीएनए में फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में उनके जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि जीन फंक्शनल सेगमेंट होते हैं, जीन्स ही काम करते हैं। इन नॉन डिवाइडिंग सेल दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। यानी कि सेल जब डिवाइड नहीं होती है तो डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, हमने न्यूक्लियस में दिखाया था, न्यूक्लियस डायग्राम में, ये क्रोमेटिन मटेरियल, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये है क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, ये दिख रहा है पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, तो यही है। तो जब सेल डिवाइड नहीं होती है तो डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में पड़ा हुआ होता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो क्रोमेटिन मटेरियल हमको कैसा दिखाई देता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखाई देता है, लेकिन वो ग्रुप में होता है, भी दिखाया था हमने। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes and perform cell division। तो जब सेल डिवाइड होता है तो वो क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम में मतलब क्रोमोसोम बन जाता है और सेल डिवीज़न परफॉर्म करता है। यानी कि ये कहने का मतलब है कि जब सेल नॉन डिवाइडिंग होता है, ये नॉन डिवाइडिंग सेल है, इसमें क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में हमारा क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, वो डीएनए, और ये है हमारा डिवाइडिंग सेल्स जो हमारा क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देगा। इस तरीके से क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये नॉन डिवाइडिंग सेल है, इसमें क्रोमेटिन के रूप में हमें डीएनए दिखाई देगा, और जब सेल डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम के रूप में हमें दिखाई देगा डीएनए। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। अब न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करते हैं हम। तो द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में सेंट्रल रोल प्ले करता है। ठीक, इट इज़ द प्रोसेस बाई विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, इसमें एक प्रोसेस होता है, जब ये हमारी जो ये सिंगल सेल है वो दो न्यू सेल्स में डिवाइड होती है, यानी कि एक सेल से दो नई सेल्स बनती हैं। ठीक है, रेगुलेट्स द सेल साइकिल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीज़न, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ। तो ये सेल साइकिल को कंट्रोल करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीज़न के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और ग्रोथ के लिए। इट कंट्रोल्स ऑल सेल्यूलर फंक्शंस। जितनी भी सेल्यूलर फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, वो सेल्यूलर फंक्शंस वो उनको कंट्रोल करता है, सेल्यूलर फंक्शंस को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर उनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। इट प्रोड्यूसेस द राइबोसोम्स बाय न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियोलस है। तो
ये न्यूक्लियोलस के द्वारा राइबोसोम का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल आता है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? इन सम organisms like bacteria, the nuclear material is not enclosed by nuclear membrane and membrane bound cell organelle are absent. कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करें, चलो बैक्टीरिया की ही बात करते हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें जितने भी न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली भी एब्सेंट होती हैं। इस तरीके के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं और इस तरीके के सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ओके, ये प्रोकैरियोटिक सेल का ही है। सच सेल्स हैव सिंगल क्रोमोसोम, यानी कि इस टाइप की सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के बाद हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो सेल हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली इज टर्म्ड एज यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होती हैं। इस टाइप की सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ओके, तो इस तरीके की सेल में यानी कि यूकैरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब आता है साइटोप्लाज्म। ये हमने 4 कंपोनेंट बताए थे शुरुआत में, जिसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है, और फिर न्यूक्लियस था। अब थर्ड है हमारा साइटोप्लाज्म। थर्ड कंपोनेंट क्या है हमारा? साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? ये देखिए यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा होगा। ये साइटोप्लाज्म ये फ्लूइड कंटेंट में पड़ा हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे हम, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, एनिमल सेल की, ये एनिमल सेल में पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं। तो हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हमने डायग्राम में दिखाया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये फ्लूइड कंटेंट होता है साइटोप्लाज्म। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसमें कई सारी स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। तो जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती हैं वो सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, यानी कि हर ऑर्गेनेल्स का अपना अपना अलग अलग काम होता है। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। तो इसमें है पहला, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। आपको सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स पता होना चाहिए ये क्या चीज़ होती हैं। तो ये सेल के अंदर ये आपको सब चीज़ दिख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या है? इन्हीं को ही तो हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ओके, तो साइटोप्लाज्म का काम क्या है? ये जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं उनके बीच में मटेरियल का एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। It acts as store of vital chemicals such as amino acid, glucose, vitamins and iron. तो सेल के अंदर जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं या वाइटल केमिकल्स होते हैं उन्हें स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, वाइटल केमिकल्स कौन कौन से होंगे? अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, विटामिन है, आयरन है, इनको स्टोर करने का काम करता है साइटोप्लाज्म। It is the site of certain metabolic pathways such as glycolysis. तो साइटोप्लाज्म कुछ मेटाबॉलिक की साइट होती हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस है। ठीक है, तो गाइज
इसमें हमारी ये साइटोप्लाज्म पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर है पूरा हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।